बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 10 फिजिक्स बुक के प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट के प्रैक्टिकल नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं। और इसमें इसका जो टाइटल है इस प्रैक्टिकल का वो ये है कि स्टडी द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन। इसमें इंशाल्लाह हम मेजर करेंगे टाइम इंटरवल फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेस और साथ में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी प्लॉट करना सीखेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें कि इस प्रैक्टिकल में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे थ्योरी को, देन इसके बाद हम apparatus को समझेंगे कि कौन कौन सा apparatus रिक्वायर्ड है, देन वी विल गो फॉर प्रोसीजर, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस को देखेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल कवर इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो बिना बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, सीखते समझते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट नंबर 3 को। डियर स्टूडेंट्स, थियरी के अंदर सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन हम किसे कह रहे हैं। अगर हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो इंक्लाइंड प्लेन बेसिकली इज अ फ्लैट सरफेस। ये एक फ्लैट सरफेस है दैट इज टिल्ट एट एन एंगल, जो एक खास एंगल पर टिल्ट हुई होती है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इसका दूसरा नाम एंगल आयरन भी इसको कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक इंक्लाइन एंगल आयरन है और ये एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर टिल्ट है। और ये जो इस इंक्लाइंड है बेसिकली टिल्ट है, इसकी वजह से जो बॉल है वो नीचे की तरफ फ्लो करके जाएगी। यहां जैसे आगे लिखा है कि इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अपराइट और लेइंग फ्लैट, इट हेल्प्स एन ऑब्जेक्ट स्लाइड और रोल फ्रॉम हायर पोजीशन टू अ लोअर पोजीशन। इसका काम क्या है? ये ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने में या फिर रोल करने में मदद करती है हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ इजीली। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो एक्सेलरेशन मीन हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि कितनी जल्दी कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज करता है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर मैं यहां आपको मजीद समझाऊं विद द हेल्प ऑफ पेन, तो देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट ए है, इसको कह देते हैं। और यहां थोड़ी देर बाद आगे एक ऑब्जेक्ट मूव करके जाता है, ये हमारे पास आ जाता है पॉइंट बी। और नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है, इसको हम कह रहे हैं पॉइंट सी। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज आप बॉल को ही अज्यूम कर लें जो अभी ऊपर से रोल डाउन हो रही थी, उसी को आप अज्यूम कर लें, तो उसकी यहाँ वेलोसिटी लेट्स सपोज हम कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ ए पॉइंट के ऊपर उस बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम अभी एक्सेलरेशन को समझ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ ये क्या हुआ, ये वेलोसिटी में चेंज आया, लेकिन कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया, यानी ये वेलोसिटी 10 से 20 हो गई, तो ये चेंज है ना वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां टाइम बड़ा क्रूशियल है, इसी को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट किया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर फिर 20 से फिर वो अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 हो जाती है, तो दैट ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहां यही लिखा है कि एक्सेलरेशन मीन हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, कि कितनी जल्दी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड अप और स्लो डाउन और चेंजेस द डायरेक्शन, 3 कंडीशंस है। स्पीड अप भी हो सकती है, स्पीड डाउन भी हो सकती है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। और फिजिक्स के अंदर हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं बाद वाली वेलोसिटी में से पहली वाली वेलोसिटी अगर आप माइनस कर दें, और तो आपको चेंज इन वेलोसिटी का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ फाइनल वेलोसिटी 20 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 है, अगर आप इन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो आप पता लगा लेंगे। तो दिस मीन द एक्सेलरेशन टेल अस हाउ क्विकली समथिंग बिकम्स फास्टर और स्लोअर। यानी एक्सेलरेशन बेसिकली हमें यही बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी
موو کر رہا ہے, کتنی جلدی اسپیڈ کو جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے, یا کتنی جلدی جو ہے وہ اسپیڈ کو ڈیکریز کر رہا ہے. یہی بیسیکلی ایکسلریشن ہمیں بتاتا ہے. نیکسٹ اب ہم ایک چھوٹی سی ڈیریویشن کرنے لگے ہیں. یہاں دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس سے ایک بال ہے, اور ازیوم کریں کہ ابھی بال موو نہیں کر رہی اس پوائنٹ کے اوپر, آپ نے اس کو گرپ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہاں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس کی ویلوسٹی کتنی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی اگر یہ موو نہیں کر رہی تو اس کی ویلوسٹی 0 ہوگی. لیکن جو ہی آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ رول ڈاؤن ہوتی ہے, نیچے کی طرف موو کرتی ہے. تو جب یہ موو کرے گی تو اس کی ویلوسٹی انکریز ہوگی. تو یہاں جب اس کی ویلوسٹی انکریز ہوگی تو اس بال کے اندر ایکسلریشن پروڈیوس ہوگا, کیونکہ ابھی ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ کسی آبجیکٹ کی جب ویلوسٹی چینج ہوتی ہے, اسی کو ہم کیا کہتے ہیں, ایکسلریشن کہتے ہیں. یہاں یہ لکھا ہے کہ when a body rolls down by inclined plane its velocity changes with the time and produces acceleration. تو by apply second equation of motion we can find the acceleration. یعنی ہم یوز کریں گے سیکنڈ اکویشن آف موشن کو, اور سیکنڈ اکویشن آف موشن ہمارے پاس کیا ہے, S is equal to VIT plus half AT کا اسکوئر. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ اب اس طرح ہے کہ لاسٹ ایئر جو 9th کلاس کا نیو سلیبس آیا ہے فزکس کا فیڈرل بورڈ کی طرف سے, اس میں اس کی ڈیریویشن نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اب 10th کلاس میں بھی یہ کہیں بھی اس کی جو ہے فزکس کے اندر کہیں ڈیریویشن نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس بکس تھیں ان کے اندر اس کی ڈیریویشن موجود تھی. تو لیکن آپ جسٹ اس کی ڈیریویشن پہ نہ جائیں, جسٹ یہ یاد رکھ لیں کہ اس کو ہم سیکنڈ اکویشن آف موشن کہتے ہیں. S is equal to VIT plus half AT کا اسکوئر, یہ سیکنڈ اکویشن آف موشن ہے. اسی طریقے سے فرسٹ بھی ہے اور ایک تھرڈ اکویشن آف موشن بھی ہے. اچھا جی, تو یہ جو سیکنڈ اکویشن آف موشن ہے, اس میں ابھی چونکہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ انیشیل ویلوسٹی, شروع والی جو ویلوسٹی ہے وہ 0 ہے, تو یہاں VI 0 پٹ کر دیں, ساتھ ٹائم آ جائے گا پلس ہاف AT کا اسکوئر ایز اٹ از آ جائے گا. یہ 0t سے ملٹیپلائی ہوگا تو اس کو 0 کر دے گا, ریمیننگ میں ہمارے پاس ہاف AT کا اسکوئر بچ جائے گا. اس میں سے یہ جو 2 ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے, ادھر جا کر ملٹیپلائی اگر آپ کر دیں اور t کو ادھر جا کر ڈیوائڈ کر دیں, تو یہاں سے آپ کے پاس آ جاتی ہے ایکسلریشن کی ویلیو وچ از اکول ٹو 2s اوور ٹی اسکوئر. تو یہ ایک ایکسلریشن یعنی آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈسٹینس کو میئر کر لیا ہے کہ بال کتنا ڈسٹینس کتنے ٹائم میں ٹریول کر رہی ہے, یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایزیلی ایکسلریشن کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو آج کے اس پریکٹیکل میں ہم یہی کرنے والے ہیں کہ ہم ایکسلریشن کو فائنڈ آؤٹ کریں گے ڈسٹینسز اور ٹائم کو میئر کر کے. تو نیکسٹ موو کرتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں, ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ایکسلریشن ہے, یعنی جو سپیڈ کا چینج ہونا ہے, وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس اینگل کے اوپر. یعنی انکلائنڈ پلین کا جو اینگل ہوگا, جتنا زیادہ یہ اینگل ہوگا اتنا زیادہ باڈی ایکسلریٹ کرے گی, یعنی اتنی زیادہ ویلوسٹی کو چینج کرے گی. تو یہاں لکھا ہوا ہے ان دا کیس آف انکلائنڈ پلین دا موشن آف دا ویلیو آف ایکسلریشن از ڈیپینڈ آن انکلائنڈ اینگل. یہ جو انکلائنڈ اینگل ہے جسے آپ تھیٹا بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ایز دا اینگل تھیٹا انکریز دا ایکسلریشن آف دا باڈی آلسو انکریز. ایکسلریشن انکریز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ویلوسٹی کو جلدی چینج کر لے گی. تو میتھمیٹیکلی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو تھیٹا. تھیٹا زیادہ ہوگا تو ایکسلریشن کی ویلیو زیادہ آئے گی. نیکسٹ اگر ہم ایپریٹس کی بات کریں کہ اس پریکٹیکل کے اندر ہم کون کون سا ایپریٹس یوز کرنے والے ہیں, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک سٹیل بال چاہیے, اس طرح اینگل آئرن چاہیے, ایک سٹاپ واچ چاہیے, میجرنگ ٹیپ چاہیے, اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک چاک بھی ہمیں چاہیے مارکنگ کے لیے. اور کچھ ایسے ہمارے پاس انکلائنڈ پلین ہوتے ہیں, یا اینگل آئرن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جس کے اوپر انگریونگ ہوئی ہوتی ہے, یعنی سینٹی میٹر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں اب اس کے اوپر کوئی انگریونگ نہیں ہوئی, جسٹ ایک ہمارے پاس اینگل آئرن ہے. تو اس کے اوپر مارکنگ کرنے کے لیے آپ کو میجرنگ ٹیپ چاہیے, اور یا رولر بھی چل سکتا ہے اس میں, اور ساتھ میں آپ کو ایک چاک یا کچھ مارکر وغیرہ چاہیے جس سے آپ اس کی مارکنگ وغیرہ کریں گے کہ 10 سینٹی میٹر کی طرح بنتا ہے, 20 سینٹی میٹر, 30 سینٹی میٹر, یعنی اس کی لینتھ میں ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر مارکنگ آپ لوگ کریں گے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو گراف پیپر چاہیے, کیونکہ آپ نے یہاں گراف بھی پلاٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایپریٹس ہے اس پریکٹیکل کے لیے. اس کو اگر آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو آپ لکھیں گے بال اور اسمال میٹل اور ربر بال سوٹیبل فار رولنگ, اینگل آئرن چاہیے, اسٹاپ واچ چاہیے, میجرنگ ٹیپ چاہیے یا رولر, اسٹینڈ کلیمپ چاہیے, گراف پیپر چاہیے, اور ایک چاک بھی چاہیے جو کہ یہاں نہیں لکھا گیا.
डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, और प्रोसीजर में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि सेटअप द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन को उसका सेटअप आपने लगाना है इस तरह से कि एंगल आयरन को फिक्स करना है सिक्योरली ऑन अ स्टैंड यूजिंग द क्लैंप, सो इट स्टे स्टेबल, कीप द स्लोप मॉडरेट, नॉट टू स्टीप एंड नॉट फ्लैट। यानी इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है कि ना तो ये ज़्यादा स्टीप हो और ना ही ज़्यादा फ्लैट हो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट काम आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि ये जो एंगल आयरन है इसके ऊपर आपने डिस्टेंसेस को मार्क कर लेना है। जैसे ये मार्क हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, और इस तरह ये वाला जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर ये आपने मार्क कर लेना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने बॉल को प्लेस करना है, और ताकि जो है वो आप उस बॉल को छोड़ सकें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि मेजर टाइम, यानी इस तरह से करना है कि लेट्स सपोज ये बॉल आपने यहाँ रखी, और साथ ही जो ही आप एक तरफ से इस बॉल को रिलीज करेंगे और दूसरी तरफ आपने स्टॉप वॉच की मदद से टाइम को ऑन कर देना है। फिर आप देखेंगे कि जब ये 80 या जो भी आपने सूटेबल आपका डिस्टेंस है वहां तक जब पहुंचेगी, तो आपने फिर जस्ट इसको क्या करना है दोबारा से, यानी जब इस डिस्टेंस पर आपको बॉल पहुंचती नजर आ जाएगी तो आपने दोबारा स्टॉप वॉच की मदद से स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। तो आपने देखना है कि ये इसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, लेट्स सपोज 40 से ये स्टार्ट हुई 80 तक आई, तो डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया वो 40 सेंटीमीटर का हुआ, और इसने टाइम कितना यहां तक लगाया इस टाइम को आपने अपने पास नोट कर लेना है। फिर ये जो है यानी एक ही दफ़ा नहीं करना, मतलब ये एटलीस्ट 3 टाइम आपने इसको रिपीट करना है कि 40 से आप इसको रिलीज़ कर रहे हैं और 80 पर जाकर आप दोबारा टाइम जो है वो नोट कर रहे हैं कि 40 से 80 तक का डिस्टेंस इसने कितने टाइम में किया। इसको 3 टाइम आपने रिपीट करना है इस बात को, और फिर उनकी एवरेजेस ले लेनी है, तो वहाँ जो आपके पास टाइम आएगा तो वो आपके पास होगा एवरेज टाइम कहलाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यही है कि इसमें हमने क्या करना है कि मेक एन ऑब्जर्वेशन टेबल विद अ कॉलम डिस्टेंस सेंटीमीटर एंड टाइम सेकंड। आपने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है जिसके अंदर कॉलम्स हों डिस्टेंस के, टाइम के, और रिकॉर्ड द मेजर टाइम फॉर ईच डिस्टेंस। हर डिस्टेंस के लिए आपने टाइम को मेजर करना है और इसको 3 टाइम रिपीट करना है ताकि आप एवरेजेस फाइंड करके उनको लिख सकें। नोट डाउन द रीडिंग इन ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आपने रीडिंग्स को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन आ गई है, और ये मैंने आपकी स्मार्ट पब्लिशर की बुक से ही जो है वो ली है पिक। और इसमें देखें कि सबसे पहले ये डिस्टेंसेस है कि हमने देखा कि 200 जो सेंटीमीटर का डिस्टेंस था वो बॉल ने ट्रैवल किया। एक दफ़ा हमने टाइम नोट किया तो 4.5 सेकंड आए, एक दफ़ा 4.4 आए, और एक दफ़ा 4.6 आए। तो इन तीनों टाइम की हमने एवरेजेस ले लेनी है। जब हमने एवरेज ली तो 4.5 सेकंड हमें पता चले। इस तरीके से ये जो टाइम है इसका, चूंकि अभी हमने एक्सेलरेशन, अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे 2s/t² की मदद से, तो यहाँ हमने टाइम का स्क्वायर ले लेना है, और ये जो डिस्टेंसेस है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका एक कॉलम बना लेना है। तो नेक्स्ट हमने ऊपर जो है वो 2s लिखा यानी 400, और नीचे t का स्क्वायर विच इज 20। इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 20। तो इसी तरीके से बाकी जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी सबका अलग अलग आपने सबकी अलग अलग एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अब हम ये करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन की डिफरेंट वैल्यूज आई हैं इसको अभी हम प्लॉट करने जा रहे हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू तभी प्लॉट कर पाएंगे, यहाँ हमें एक 2s की वैल्यू चाहिए यानी ये वाला कॉलम चाहिए, और एक टाइम स्क्वायर इसका कॉलम चाहिए। इन दो वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखें यहाँ हमने क्या करने वाले हैं, ये अभी हमने अलग से लिख लिया, और साथ में हमारे पास ये ग्राफ है। अब आप देखें इसको किस तरह से कि ये हमारे पास है जी टाइम का एक्सिस है, टी का स्क्वायर हमने यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है इसके ऊपर हमने डिस्टेंस की वैल्यूज को प्लॉट किया हुआ है। तो डिस्टेंस आप देखें कि सबसे पहला देखें कि जब हमारे पास टाइम 4.8 सेकंड था, सेकंड स्क्वायर था 4.8 सेकंड स्क्वायर, उस टाइम जो हमारे पास डिस्टेंस 2s था वो 100 था। देखें 4.8 पर 100, ये हमने एक पॉइंट को मार्क कर लिया।
یعنی جب یہ 5 کے قریب ہے تقریباً 4.8 تو تب ہمارے پاس 100 تھا. پھر آگے چلیں 7.8 تھا تو تب 160 تھا. اب دیکھیں یہ جو ہے لائن وہ 150 کی ہے, اس سے آگے آپ چلیں تو 160 ہے. تو یہاں اس لائن کو اگر آپ ورٹیکل ایکسس سے ملائیں تو یہ بنتا ہے 7.8 اپروکسیمیٹلی 7.8, اور یہاں سے آپ کا کتنا بنتا ہے 160. تو یہ پوائنٹ آ جائے گا. پھر اس طرح اس کے بعد یہ پوائنٹ آپ نے مارک کرنا ہے, یعنی جب 10.9 ہوگا تب ہمارے پاس جو ڈسٹنسز ہوگا وہ 220 ہوگا. تو یہ 200 ہے, 200 کے بعد یہ 220 یہاں بنتا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ پوائنٹس آئے, اور ان کی مدد سے ہم نے ایک لائن جو ہے وہ لگا دی. یہ جو لائن ہے یہ بیسیکلی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو ہے وہ یہ گراف آ رہا ہے ہمارے پاس, کیونکہ ایک طرف ہمارے پاس کیا ہے ٹائم کا اسکیئر ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہے 2s کا اسکیئر ہے. تو یہ بیسیکلی ہمیں سلوپ دے رہے ہیں. تو اگر آپ اس سلوپ کا ریسیپروکل لے لیں تو آپ کے پاس ایکسلریشن آ جائے گا, کیونکہ یہاں ٹائم اوپر ہے اور ڈسٹنس نیچے ہے, تو آپ کو اس کا ریسیپروکل لینا پڑے گا تب ایکسلریشن آئے گا. اگر ڈسٹنس آپ یہاں پلاٹ کرتے, ٹائم یہاں پلاٹ کرتے, تو پھر ڈائریکٹلی یہ لائن جو ہے وہ ایکسلریشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی. لیکن یہاں ابھی یہ ایکسلریشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی, یہ سلوپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور سلوپ کا جب آپ ریسیپروکل لیں گے تو وہاں آپ کے پاس ایکسلریشن آ جائے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم نے ایکسلریشن کو مینولی جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف دس ڈیٹا. جو یہاں ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے ایکسلریشن کا, اس کی اب ہم ایوریج فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ایوریج ایکسلریشن ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے. تو اس کو اگر ہم فائنڈ آؤٹ کریں تو یہ ایکسلریشنز کی ویلیوز ہیں, اور ایوریج اگر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو A1 A2 A3 جتنے بھی یہ ایکسلریشن آئے ہیں سب کو ایڈ کریں گے. یہ 6 ایکسلریشنز کی ویلیوز ہیں, تو 6 سے ہم ڈیوائڈ کر دیں گے تو یہاں ہمارے پاس ایک ایوریج ایکسلریشن آ گیا ہے وچ از 20.32 سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایوریج ایکسلریشن کی ویلیو آئی ہے. اب ہم گراف سے ایکسلریشن کی ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے اور اس سے کمپیئر کریں گے کہ گراف سے ایکسلریشن کی ویلیو کیا آ رہی ہے. یہ اب آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ 20.32 تھی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم اس گراف کی مدد سے ایکسلریشن کی ویلیو کو نکالنا سیکھتے ہیں کہ ایکسلریشن کی ویلیو کو کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف گراف, اگر ہمیں گراف گیون ہے تو. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اس کی سلوپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اب اس کی سلوپ کے لیے آپ جیسے سلوپ کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ y2 minus y1, یہ آپ 9th کلاس میں سیکھ کر آئے ہیں, x2 minus x1. تو اس میں کوئی سے بھی دو پوائنٹ جو ہے نا وہ ہم ڈرا کر لیتے ہیں اپنی مرضی کی مدد سے. تو یہاں میں ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں, لیٹ سپوز ایک پوائنٹ ہم یہ لے لیتے ہیں, یعنی یہ جو پوائنٹ ہے نا ہمارے پاس, ایک پوائنٹ یہ لے لیتے ہیں, اور ایک پوائنٹ نا ہم یہاں سے یہ والا لے لیتے ہیں, یہ جو 15 والا ہے, یعنی یہ والا پوائنٹ ایک لے لیتے ہیں اپنی مرضی سے. ویسے انہوں نے جو پوائنٹ لیے ہوئے ہیں وہ یہ والے پوائنٹ لیے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں ایک یہ پوائنٹ لیا ہوا ہے اور ایک یہ, ان دونوں کو ملایا ہوا ہے. لیکن یہاں ہم کیا کریں گے, ایک ہم نے یہ پوائنٹ لے لیا, اس پوائنٹ کو ہم ملا لیتے ہیں جو ہے وہ ٹائم یہ ڈسٹنس ایکسس کے ساتھ, اور اس کو بھی آپ ڈسٹنس ایکسس کے ساتھ ملا لیں تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا, یہ ہاریزونٹل ایکسس ہے ایکس والا, اور اس کو اگر آپ ورٹیکل ایکسس سے ملا لیں تو یہ ہے ایک, اور یہ ہے آپ کے پاس ایک یہ والا آ رہا ہے, یہ والا 15 سے مل رہا ہے. اب نیکسٹ اگر ہم y2 کی ویلیو لکھیں تو y2 کتنا ہے ہمارے پاس, یہاں دیکھیں آپ, یہ والا جو ایکسس ہے اس کو ہم y کہہ رہے ہیں, یہ والا ایکسس y2 کتنا ہے 15, تو یہاں ہم نے 15 لکھ دیا. y1 کتنا ہے 5, تو 5 لکھ دیا. x2 کتنا ہے 300, اور x1 کتنا ہے 100. ادھر اس سے مائنس کریں, ادھر اس کو مائنس کریں تو یہاں 10 آتا ہے, یہاں 200 آتا ہے, اور ان دونوں کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے 0.05 آتا ہے. یہ آپ کے پاس سلوپ نکلی ہے اس لائن کی. اب چونکہ یہ جو گراف ہے وہ ٹائم کا اسکوائر اوور ڈسٹنس ہے, یعنی ڈسٹنس یہاں ہوتا, ٹائم یہاں ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی ایکسلریشن آ جاتا, لیکن ابھی ٹائم اوپر ہے ڈسٹنس نیچے ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس کا ریسیپروکل لینا ہے, دیٹ مین اس کا انورس لینا ہے. تو اب جب آپ اس کا ایکسلریشن یعنی اگر آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو پھر 1 اوور سلوپ لکھیں گے, تو سلوپ کی ویلیو پٹ کریں گے, تو سلوپ کی ویلیو اگر 0.05 پٹ کریں 1 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ 20 سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر آتا ہے. اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ پریویس جو ہم نے ڈیٹا کی مدد سے ایکسلریشن فائنڈ آؤٹ کیا تھا وہ 20.32 تھا, میں نے تب آپ کو کہا تھا کہ اس کو نوٹ کر لیں, اور ابھی ہمارے پاس ایگزیکٹ 20 سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس وہی ڈیٹا کی ویلیوز ہیں جن کو ہم نے پلاٹ کیا, اور یہاں سے ابھی ہم نے ایکسلریشن کو کیلکولیٹ کیا ہے.
डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है इस प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का। और इसमें जो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बेसिकली आपकी स्मार्ट पब्लिशर की बुक से ही ये क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि रीड द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इस जैसे ही होंगे, इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन होंगे, यानी टेबल दे दिया जाएगा और नीचे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो यहाँ जैसा कि लिखा है ए पार्ट में कि कैलकुलेट द मीन टाइम फॉर ऑल रीडिंग, यानी ये जितनी भी रीडिंग्स हैं, T1 है, T2 है, T3 है, इनका मीन आपने फाइंड आउट करना है। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? 3 टाइम है, 3 से डिवाइड कर देंगे, तमाम वैल्यूज को ऐड करके 4.1 प्लस 4.8 प्लस 4.5 को ऐड करें और 3 से डिवाइड करें तो आपके पास इसका मीन टाइम आता है 4.6। इसी तरीके से इन तीनों का निकालें तो 4.5 और इन तीनों का निकालें तो 4.3 आता है। अच्छा, ये वैसे मैंने नहीं निकाला, ये किसी बच्चे ने मुझे बुक सेंड की है तो उन्होंने ये निकाल कर लिखा हुआ है। आप निकालें, देखें, हो सकता है कुछ मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर ऑल रीडिंग, यानी जितने भी रीडिंग्स हैं इनके लिए आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2s/t², इसको हम ड्राइव कर आए हैं। तो यहाँ देखें कि 2s हमारे पास ये है, t² ये है, इन दोनों को आपने जस्ट डिवाइड करना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि राइट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? वैसे यहाँ जो एक्सेलरेशन की यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो मीटर नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप लिख दें कि जो यहाँ हम यूज कर रहे हैं वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ अगर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें तो इट्स ओके, क्योंकि SI ही में ही रहे। लेकिन यहाँ देखें कि उसने जो हमें क्वेश्चन किया है उसने ये कहा है कि रीड द टेबल एंड आंसर दो, यानी इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने आंसर देने हैं। तो आप ब्रैकेट में वैसे लिखते हैं साथ कि SI जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ जो यूनिट यूज की गई है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यह है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को देखते हुए आपने टेबल को कंप्लीट करना है। तो टेबल में जो वैल्यूज होंगी वो हम प्रैक्टिकल की ही मदद से ले सकते हैं, यानी एक टेबल है और उसके अंदर हमने वैल्यूज को नोट डाउन करना है, तो वो प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म करेंगे उससे ही जो वैल्यूज आएंगी वही हम लिखेंगे। तो यहाँ जैसे फिल, ये किसी बच्चे ने फिल की हैं यहाँ वैल्यूज कि उन्होंने देखा कि डिस्टेंस 200 है, तो इसके लिए टाइम एक दफ़ा उन्होंने नोट किया तो 4.6 आ रहा था, फिर 4.7 आ रहा था, फिर 4.8 आ रहा था। तो एवरेज ले ली 4.7 आ रही, और फिर इसका स्क्वायर ले लिया टाइम का, तो ये 20 आ गया। इसी तरीके से S था तो इसको 2S निकाला था 400 आ गया। ये भी अब चीज़ें देख कर आई हैं। इसी तरीके से कह रहा है कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन I20 रहा है और माशाल्लाह से ये तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, वैसे कुछ भी फ्लक्चुएशन इसमें नहीं हो रही, तो जो मीन होगा वो भी इसका 20 ही होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इस डाटा को सामने रखते हुए, यानी 2S और t² के डाटा को सामने रखते हुए आपने क्या करना है? ड्रा एंड लेबल द ग्राफ। आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है और उसको लेबल भी करना है। तो यहाँ हमने t² और 2s की वैल्यू को लिख लिया। अब हम इसकी मदद से ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं। तो ये देखें, ये हमने ग्राफ एक प्लॉट किया है। मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने 2s लिखा है और जो कि डिस्टेंस है, और यहाँ मैंने टाइम लिखा है, और टाइम हमारे पास t का स्क्वायर है जो कि सेकंड में लिया जा रहा है। तो देखें इसकी वैल्यूज को कि जब ये देखें कि जब हमारे पास टाइम 5 था, ये देखें 5 वाला ये वाला आ रहा है ना, और तो तब हमारे पास जो डिस्टेंस था वो 100 था। तो ये आ गया एक पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ आपका बन रहा है कि जब आपके पास टाइम जो है वो 9 सेकंड थे, तो तब आपके पास जो डिस्टेंस था वो 180 था। तो इसको आप मिला लें तो तकरीबन ये 180 ही बनता है। फिर इस तरह तीसरा पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। फिर चौथा पॉइंट, यानी इसकी मदद से आपने जस्ट पहले पॉइंट लगाने हैं और उन पॉइंट की मदद से एक लाइन लगा देनी है। तो ये जो लाइन लगी है बेसिकली ये हमारे पास क्या है? ये शो कर रही है, स्लोप को शो कर रही है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तब आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका डी पार्ट है वो ये है कि हाउ डज डिस्टेंस वेरीज विद टाइम। टाइम के साथ डिस्टेंस का क्या रिलेशन है? तो अभी आप देख कर आए हैं कि a इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप लोग मुझे देख के बताएं कि क्या रिलेशन आ रहा है डिस्टेंस का टाइम के साथ। अभी आप देख कर आए हैं कि a इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है? 2s, आई एम रियली सॉरी, ये सही से जो है ना वो इक्वल का साइन नहीं डाला, ओवर t²। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि
टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आप देखेंगे कि 2s आ जाएगा। यहाँ आप जो है वो a को कांस्टेंट रख लें, यानी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख लें, यहाँ 2 को कांस्टेंट, 2 तो है ही कांस्टेंट, तो s और t का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। तो इससे आप लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली रिलेशन विद टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन इफ वी इंक्रीज द स्लोप, अगर आप स्लोप ज्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा। तो अभी हम देख कर आए हैं कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है थीटा पर, थीटा आप ज्यादा करेंगे तो बॉडी ज्यादा एक्सेलरेशन करेगी, इसका मतलब है कि वो अपनी वेलोसिटी को ज्यादा चेंज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज यूज्ड, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करेंगे टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एंड एंगल आयरन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कह रहे हैं कि मैथमेटिकली लिखें तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होती है। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करें a इज इक्वल टू 2s ओवर टी स्क्वायर। तो ये हम अपने इस प्रैक्टिकल के स्टार्ट में प्रूव करके आए हैं। जस्ट आपने क्या करना है, वी आई की वैल्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट कर देना है। इनिशियल वेलोसिटी को जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2s ओवर t का स्क्वायर। और ये आपने s 0 नहीं करना, ये वाले हिस्से को आप निगलेक्ट कर दें, जस्ट यहाँ तक रहें कि आपने क्या करना है, यहाँ मैं इसको जो है वो लाइन लगा देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये वाला जो हिस्सा है इस सेगमेंट को आप निकाल दें बीच में से, जस्ट वी आई को 0 पुट करें तो आप इसको ड्राइव कर लेंगे। और ये हम स्टार्ट में कर भी आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या है, द प्लेन विच मेक स्पेसिफिक एंगल विद हॉरिजॉन, यानी हॉरिजॉन के साथ अगर स्पेसिफिक एंगल प्लेन बनाता है तो उसको हम बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे। व्हाई द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल आयरन इज केप्ट स्मॉल, जो एंगल आयरन है इसका एंगल जो है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वो छोटा क्यों रखा जाता है। इस वजह से छोटा रखा जाता है कि द बॉल शुड टेक लॉन्ग टाइम फॉर इट्स मोशन, कि वो अपने मोशन के लिए ज़्यादा टाइम ले बॉल, और जब ये ज़्यादा टाइम लेगी तो हमारे पास टाइम की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो कैलकुलेशंस के अंदर एरर आते हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर और स्केलर, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप ऑफ ग्रेडियंट होता है वो हमें स्पीड देता है। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें जो स्लोप ऑफ ग्रेडियंट होगा वो एक्सेलरेशन देगा। राइट द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इफ द बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, यानी नीचे से बॉल ऊपर की तरफ भेजी जा रही है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ऊपर से नीचे आएगी तो फिर +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ आंसर बिलो क्वेश्चंस, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट अ स्लोप फ्रॉम पॉइंट P1 एंड P2, यानी ये P1 पॉइंट है, ये P2 है, तो इसकी आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। अभी आप देख कर आए हैं कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होती है। तो ये आपके पास y2 पॉइंट है और ये आपके पास y1 है। तो y2 कितना है, ये 300 है, तो ये 280 है, और ये 250 है, तो ये 240 है, 280 माइनस 240। और इसी तरीके से x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, ये 7 है, तो ये एक जो लाइन होगी वो 0.2 की होगी, ये 0.4 7.4, वैसे 7.4 होना चाहिए था, यहाँ 7.5 लिखा गया है, और यहाँ 6.4 होना चाहिए था। तो इनको आप माइनस करेंगे, और इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 40 ही आएगा। व्हाट डज द स्लोप इंडिकेट, स्लोप क्या बताती है, तो देखिए ये डिस्टेंस है और यहाँ हमारे पास जो है वो टाइम है। तो याद रहे कि डिस्टेंस जब वर्टिकल एक्सिस में हो और टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो तो डिस्टेंस, और यहाँ टाइम नहीं है, टाइम का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम का स्क्वायर आपको क्या देगा, आपको देगा एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ डिस्टेंस और सिर्फ टाइम होता, टाइम का स्क्वायर ना होता, तो फिर आपको वेलोसिटी देता। डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, तो व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है डिफाइन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हमने स्टार्ट में देखा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से इसको हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।
What type of acceleration is produced by the constant force? Constant force कौन सा acceleration produce करती है? तो इसका आंसर है uniform acceleration. नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, डिफाइन लीस्ट काउंट फॉर द स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है? तो द मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर बाय द स्टॉप वॉच, यानी वो कम से कम वैल्यू जो स्टॉप वॉच मेजर कर सकती है एक्यूरेटली, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, और ये हमारे पास 0.1 सेकेंड है. हाउ डज डिस्टेंस वेरीज विद द टाइम? ये भी हम देख कर आए हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर. नेक्स्ट देखें कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर इट्स स्टार्ट मोशन. जब उसने मोशन नहीं किया बॉल ने, तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? डेफिनेटली 0 होगी. एट व्हाट एंगल एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम? एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? जब आप इंक्लाइंड प्लेन का एंगल यानी जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा. तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 3 था ये कवर हुआ. अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए. इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.